हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपकी अपनी क्लास अवसर वाला में। मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में हिंदी की क्लास, सामान्य हिंदी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट और आपका लेखपाल के लिए कॉमन है आप लोगों के लिए क्लास, ठीक है। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी की। और आज पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्यंजनों के प्रकार, ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था पिछली क्लास में हम लोगों ने, ठीक है। जिसमें हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था, 5 टाइप के व्यंजन थे, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। स्पर्श को 5 वर्गों में और प्रत्येक वर्ग को 5 वर्ण में बांटा गया था, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ण, चतुर्थ, पंचम वर्ण। अंतस्थ में या अलावा, ऊष्म में सा श श ह, संयुक्त में छ त्र स्र ज्ञ और द्विगुण में ढ़ और ढ, ठीक है। अब बात करते हैं आज हम लोग वर्णों का वर्गीकरण। यहाँ पर आप लोगों के बीच में जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, सर ने लिखा वर्णों का वर्गीकरण है और हर जगह जो बात आ रही है वो व्यंजन की आ रही है, ठीक है। तो वो वर्ण और व्यंजन क्यों लिखा है मैं बताऊँगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। तो पहले प्रकार में इसमें क्या है, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो घोष क्या होता है? घोष मतलब होता है ध्वनि में कंपन होना। घोष मतलब क्या होता है? कंपन होना या झंकार होना। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन होना या झंकार होना। मतलब स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन ही घोषत्व कहलाता है। अगर हम बोल रहे हैं उसमें कंपन हो रहा है, ध्वनि में कंपन हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है? घोषत्व, ठीक है। अब स्वर तंत्र क्या है? हमारे श्वसन तंत्र, जिससे हम सांस लेते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने ऐसा किया कि अपने सांस लेने वाले श्वसन तंत्र को ही अपने वाणी का तंत्र बना लिया। अब एग्जाम्पल देखना है तो जैसे आपकी बांसुरी होती है, ठीक है। बांसुरी में आप क्या करते हैं? इधर से हवा डालते हैं फूंक के, ठीक है, और आगे उसमें छिद्र होते हैं। उन छिद्रों पर जब ऐसे उंगलियां ऊपर नीचे दबाते हैं, छिद्र बंद करते खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें ध्वनि चेंज होती है, चेंज होकर ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार मनुष्य अपना श्वसन तंत्र को वाणी तंत्र के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। तो जब घोषत्व के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन, ठीक है। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन। अब अघोष और सघोष की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ण शब्द आए। क्या? पहला अघोष, पहला क्या आया? अघोष, दूसरा क्या आया? सघोष। तो इनको याद करने का तरीका आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता है। रटने से सिर्फ आप क्या करेंगे? रट लेंगे, कुछ समय के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप खुद भूल जाएंगे। तो रटना नहीं है आपको, आपको क्या करना है? समझना है। तो आपके सामने 2 वर्ण, 2 शब्द आए, ठीक है। कौन कौन से? अघोष और सघोष। तो दोनों में आपका कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन शब्द क्या है? घोष। घोष मीन क्या हो गया? हमने बताया कंपन। आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, तो जिसमें कंपन ना हो वो कौन से हो गए? अघोष। सा मतलब साथ में, सा मतलब साथ में, और जिसको बोलने में साथ में कंपन हो उसको क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन, ठीक है। तो अघोष और सघोष का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब लिखिए, पहले हेडिंग डालिए वर्णों का वर्गीकरण, नीचे डालिए उसमें घोषत्व के आधार पर। नंबर 1, घोषत्व के आधार पर लिखो। घोष का अर्थ, घोष का अर्थ कंपन होता है। घोष का अर्थ या मतलब कंपन होता है। स्वर तंत्र में कंपन को ही, स्वर तंत्र में कंपन को ही घोषत्व कहते हैं। स्वर तंत्र में कंपन को ही घोषत्व कहते हैं, ठीक है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? घोषत्व के आधार पर लिखो। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, हेडिंग डालिए, अघोष व्यंजन।
पहला अघोष व्यंजन। अब आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन। तो जिन ध्वनियों को बोलने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन। लिखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे 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 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, वर्ण भी लिख सकते हो, इसको वर्ण में भी बांटा गया, लेकिन अगर क्योंकि ये व्यंजन ही होते हैं तो पहला दूसरा व्यंजन भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला दूसरा व्यंजन, कॉमा तालव्य स्वा, मूर्धन्य सा और दंत सा, तीनों। ठीक है, तालव्य, मूर्धन और दंत सा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालिए, थोड़ी सी जगह नहीं, ठीक है, मत छोड़िए अभी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सघोष व्यंजन, बाद में लिखाएंगे सघोष व्यंजन। हाँ लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें घोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या? घोष, सघोष या घोष, मतलब घोष मतलब कंपन है बस। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। कॉमा अंतस्थ व्यंजन, कामा हा। देखो स आपके तीनों ऊष्म व्यंजन है। अगर हम चाहते तो यहाँ ऊष्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऊष्म में हा भी आता है लेकिन वो अघोष व्यंजन नहीं है, वो कैसा है? सघोष व्यंजन है। इसीलिए यहाँ हमने सिर्फ ये तीन का नाम लिखा है, ऊष्म व्यंजन नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे केवल एक इसका नाम आ गया है। ठीक है, हाँ, नोट कर लो। ठीक, अब नीचे एक लाइन लिखो नोट करके। नोट, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, जैसे आप, बहुत लोग मैंने देखा है एक के बाद फर्स्ट, सेकंड, आप रोमन लिपि का यूज नहीं करेंगे, आप रोमन लिपि का यूज नहीं करेंगे। क्या आप कभी भी अंग्रेजी लिखते हुए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं? वहाँ का खा लिखते हैं? नहीं लिखते। तो हिंदी में आप सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि का ही यूज करेंगे। ये एक जो है देवनागरी लिपि वाला, हिंदी वाला एक, या फिर ऐसे लिखिए अगर ज़्यादा देवनागरी में जाना है, ये वाला एक। ठीक है, तो आप केवल देवनागरी लिपि का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नोट में लिखिए, सभी स्वर, सभी स्वर, देखो सभी स्वर सघोष वर्ण, देखो वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बताया यहाँ वर्ण लिखा था, यहाँ व्यंजन को लिखा है। ठीक है, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ पर घोषत्व के आधार पर यहाँ अघोष वर्ण लिख देते तो यहाँ पे ये देखिए जितने भी हैं सब व्यंजन ही आ रहे, क्योंकि ये जितने भी वर्णों का वर्गीकरण हम करेंगे सभी व्यंजन के आधार पर ही, केवल व्यंजनों का ही वर्गीकरण होंगे। सभी स्वर क्या होते हैं?
सघोष होते हैं। अगर हम यहाँ लिख देते अघोष वर्ण, और कभी कोई भी व्यंजन स्वर नहीं हो सकता है, वर्ण में दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन कर दिया है, ठीक है। नोट लिख दिए। चलिए अब देखो, उसमें पहले में क्या बोला है अघोष में कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है और पहला दूसरा व्यंजन या वर्ण है और तथा तालव्य, मूर्धन्य और दंतसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, का चा टा ता पा, ये हमारा क्या वर्ग सिस्टम। याद करने का कैसे याद करोगे, कचट तप, ये हमारा वर्ग, ठीक है। तो का वर्ग में का और खा पहला दूसरा व्यंजन, चा वर्ग का चा और छा पहला दूसरा व्यंजन, टा वर्ग का टा और ठा पहला दूसरा व्यंजन, ता वर्ग का ता और था पहला दूसरा व्यंजन, पा वर्ग का पहला दूसरा पा और फा, ये सभी पहले दूसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अघोष, ठीक है। याद रखना है तो हमेशा याद रखो, अघोष में 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, और तो 3 वर्णों को छोड़ करके बाकी जो 2 बचे वो हमारे क्या हो गए, अघोष। बाकी 3 जो बचे घोष, घोष में 2 वर्ण हैं, तो 2 को छोड़कर बाकी जो 3 बचे वो हमारे क्या हो गए, ये हमें एक तरीका बता रहे याद करने का, वो हमारे क्या हो गए, घोष वर्ण। जिसमें 3 थे मतलब उसको 3 को छोड़ के बाकी जो पहले दूसरे हैं वो हमारे क्या हो गए, अघोष, और दूसरा में 2 वर्ण है मतलब 2 को छोड़ के स्टार्टिंग वाले के बाकी जो 3 बचे हमारे क्या हो गए, घोष वर्ण, ठीक। बाकी उसने क्या बोला है, सा सा सा, तो आपकी ये तीनों सा और हा, ठीक है। अब एक और तरीका हम बता देते हैं, अघोष आपको एक फार्मूला दे दें, अगर आपको कभी याद ना रहे कि कौन कौन सा होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो क्या लिखा था, अघोष कौन कौन से हैं, 12 और तीनों सा, ठीक है। तो ऐसे आप ये फार्मूला याद रखिए, अघोष 12 सा मतलब पहला दूसरा और तीनों सा, ठीक है। ये क्या है हमारे अघोष, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सघोष की बात करें तो वो वहाँ वो वाला तरीका आपको बता ही चुके हैं, लिख सकते हो 345, यहाँ घोष लिख के, घोष 345 अंतस्थ और है, अंतस्थ है, ठीक है भी बोल दो लेकिन हाँ है ये, ठीक है। तो ये 345 अंतस्थ मतलब तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और हाँ, ये हमारे कैसे हो गए, अघोष में आ गए, सघोष में आ गए, ठीक है। तो ये लिख लिया, नोट कर लो। अब इसके आगे का टॉपिक है आपका प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। नंबर दूसरा हेडिंग डालो, प्राणत्व के आधार पर, उसको नहीं साफ करो। हेडिंग डालो प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। देखो प्राणत्व का मतलब क्या होता है, अगर हम प्राणत्व की बात करें तो प्राणत्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। प्राण मीन होता है हवा, मतलब हवा किस प्रकार से निकल रही है। हवा कभी मुख से किसी व्यंजन को बोलने में ज़्यादा निकलेगी और किसी व्यंजन को बोलने में कम निकलेगी। तो इसी आधार पर हमने 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, पहला अल्प प्राण, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब हवा, तो जिसमें कम हवा निकलेगी वो हमारे किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में, ठीक है। दूसरा है महाप्राण, तो महा मतलब ज्यादा और प्राण मीन हमने बताया आपको हवा होता है। तो महाप्राण में क्या हो जाएगा, जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक हवा मुंह से निकले वो हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाते हैं, ठीक है। मार्कर सूख जाता है तो जल्दी छूट नहीं रहा है। चलिए हेडिंग डालिए, नंबर 2 डाल के लिखिए, आप लोग लिखना शुरू करिए। वर्णों का वर्गीकरण तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसको मत साफ करिए, ठीक है। हेडिंग डालिए फटाक से, तुरंत, अर्जेंट।
टाइम मत वेस्ट करिए। लिखो प्राणत्व या काकल के आधार पर, प्राणत्व प्राण तत्व या काकल के आधार पर सॉरी ओके क्या है दूसरा, प्राण तत्व या काकल के आधार पर। तो हमने प्राण, प्राण का मतलब क्या बताया, हवा, क्या बताया, हवा। तो यहां प्राण का अर्थ क्या लिखो, यहां प्राण का अर्थ हवा या सांस है, यहां प्राण का अर्थ हवा या सांस है। प्राणत्व के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राणत्व के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला हेडिंग डालो अल्प प्राण व्यंजन, हेडिंग डालो पहला अल्प प्राण व्यंजन। लिखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, तथा वह अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। देखो अब इसको हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, ठीक है, यहाँ तो आपका सगोस सगोस हो गया, अब इसको याद करने का तरीका सीखो। देखो अगर हम प्रत्येक वर्ग, तो वर्ग हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। फिर नीचे आओगे तो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में पहला यहाँ से एक कर दो, फिर अल्प और दूसरा महाप्राण। अभी उस पढ़ाया नहीं है, ठीक है, उसमें पढ़ाया नहीं है तो अभी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि संयुक्त व्यंजन है यार, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का अल्प अल्प अल्प, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन आपके क्या है, आपके अल्प प्राण व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा या ज्यादा हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अब क्या क्या बचा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। पहला और दूसरा व्यंजन था ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का देखो हमने बताया था, पहला अल्प, फिर महा, तो दूसरा फिर अल्प और चौथा महाप्राण।
तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा हमारा, महाप्राण व्यंजन। और फिर अल्प आया नीचे, जब इन दोनों की बात करेंगे महाप्राण और ऊष्म व्यंजन, ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। नोट करके लिखो नीचे, 2000 का नोट लगा लो भैया, नोट लगाओ। देखो, स्वर तथा अनुस्वार, ठीक है, स्वर और अनुस्वार, ठीक है। अब मूल स्वर की बात करें, कितने थे, 11 और अनुस्वार, 11 मूल स्वर और अनुस्वार हमारे क्या हैं, 11 मूल स्वर और अनुस्वार हमारे क्या आते हैं, अल्प प्राण में, ठीक है, हमारे अल्प प्राण में आएंगे। विसर्ग जो है आपका महाप्राण होता है। स्वर कामानुस्वार लिख लेना, ठीक है, फिर यहाँ बन जाएगा सेंटेंस, स्वर कामानुस्वार अल्प प्राण तथा विसर्ग महाप्राण होता है। ये नोट लिख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, अगर इसको भी याद करने का तरीका देखें तो पहला तरीका हमने ये बताया, अल्प प्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, मतलब एक को छोड़कर एक 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 एक, फिर नीचे पहला वाला अल्प, दूसरा वाला महाप्राण। अब संयुक्त और द्विगुण की बात करें तो द्विगुण की बात करें तो डा जो होता है, ये ड़ा, ठीक है, ड़ा, ये इसकी जगह आ जाता है और ये इसकी जगह आ जाता है, तो ये आपका अल्प प्राण में आ जाएगा, ये महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछते रहिए। बाकी अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं जिनसे जिनसे मिलकर बना होता है, दोनों में जो होता है वही होता है, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, इसलिए हम इस पर विस्तार पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बाकी अगर इसका लिखना चाहो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, तो यहाँ लिख लो अल्प प्राण, अगर फार्मूले जिसको देखो जैसे याद हो वैसे याद कर लो, पहला तीसरा पांचवा 135 और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया आपका फार्मूला, 135 अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा और चौथा 24 और आपका क्या था, ऊष्म व्यंजन, 24 ऊष्म, महाप्राण हो गए, महाप्राण इक्वल टू 24 ऊष्म, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ये फार्मूला टाइप में लिख के, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर तरीका है दोनों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कहाँ देंगे, नकल करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका, कैसे पढ़ रहा है, सही से पढ़ रहा है या दिमाग से पढ़ रहा है या ऐसे ही बस, ठीक है। नकल करके ढंग से बाकायदा देख सुन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन सघोष है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन, ठीक है। पहला आपका क्या है, चा, चा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने पूछा निम्न में से कौन सा व्यंजन सघोष है, सघोष की यहाँ पर बात करी जा रही है, इसमें से कौन सा सघोष है। दूसरा ऑप्शन हा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन स्वर और चौथा ऑप्शन बी एंड बी एंड हमने लिखा है, चौथा ऑप्शन नीचे लिखे दे रहा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दूसरा एंड तीसरा, चौथा ऑप्शन आपका ये है, ठीक है, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन सघोष है, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, सघोष की, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में,
देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।